जरा कल्पना कीजिए, साल है 113 एडी, सम्राट ट्रैजन का दौर। रोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कोहरे से लेकर मेसोपोटामिया के तपती रेत तक फैला हुआ है। यह रोम की एक ऐसी ऊंचाई है जिसे ये दोबारा कभी नहीं छू पाएगा। इस विश्लेषण में हम किसी राजा या रानी की महलों वाली कहानी नहीं सुनेंगे। हम उतरेंगे उन शोर शराबे वाली गलियों में और जानेंगे उन आम लोगों को जिन्होंने इस विशाल धड़कते हुए शहर को जिंदा रखा था। पर्दे पर दिखाया गया हॉलीवुड का वो चमकता हुआ शांत और सफेद संगमरमर वाला रोम, वो एक लंबा खूबसूरत झूठ है। असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। असली रोम बेहद शोर से भरा, गंदगी से लथपथ और उतना ही भव्य था। सोचिए, सिर्फ 13 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग एक साथ ठूसे हुए हैं। आज इस छलावे को तोड़ना जरूरी है ताकि हम उस असली सांस लेते हुए शहर को महसूस कर सकें जिसने सच में पूरी दुनिया पर राज किया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, असली रोम की झलकियां। एक आम यात्री के कदमों पर चलकर देखते हैं कि उस वक्त का शहर कैसा महसूस होता था। जब कोई मुसाफिर मशहूर विया एपिया के रास्ते रोम की तरफ बढ़ता था तो शहर अचानक सामने नहीं आता था। पहले आती थीं कब्रें, रास्ते के दोनों तरफ मीलों तक फैले मकबरे, पत्थर पर उकेरी गई एक ऐसी लाइन जो किसी को भी रोक दे। अजनबी, मेरा संदेश छोटा है, रुको और इसे पढ़ो। प्राचीन रोम में मुर्दे बातें करते थे। विशाल दरवाजों में घुसने से पहले यात्रियों का स्वागत यही खामोश आवाजें करती थीं। और जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखते, शोर किसी भारी दीवार की तरह आकर टकराता था। दिन के वक्त बैलगाड़ियों पर पाबंदी थी, जिसका नतीजा ये था कि बाकी हर चीज का शोर दुगना हो जाता था। चीखते चिल्लाते बेचने वाले, हथौड़ों की आवाजें और ऐसी सड़कें जो मुश्किल से 3 मीटर चौड़ी थीं। फिल्मों में दिखने वाले सफेद टोगाज और साफ रास्ते सच्चाई में गंदगी और मूत्र से सने होते थे। अब जरा चलते हैं सुबूरा इलाके की तरफ। रोम का सबसे बदनाम, शोर शराबे वाला और खतरनाक हिस्सा। यहाँ लोग इनसुलाए में रहते थे। ये सस्ती और जल्दबाजी में बनाई गई 5 से 7 मंजिला इमारतें थीं। ना तो पीने का पानी था, ना शौचालय, और खिड़कियों पर शीशे तो भूल ही जाइए। ये इतनी कमजोर होती थीं कि इनका भरा पर आकर गिर जाना एक आम बात थी। यहाँ एक आम नागरिक हर रात आग और मौत के साए में सोता था। और इन खौफनाक जानलेवा हालातों में रहने की कीमत? सुबूरा की एक सबसे सस्ती और घटिया झुग्गी का किराया लगभग 2000 सेस्टर्स से सालाना था। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। रोम के साम्राज्य की रक्षा करने वाला एक सेना का जवान साल भर में लगभग 1200 सेस्टर्सेस कमाता था। सीधा सा हिसाब है। अपना खून बहाने वाला जवान रोम के सबसे घटिया इलाके में एक छोटा सा कमरा भी किराए पर नहीं ले सकता था। आर्थिक असमानता की ये एक बेहद डरावने वाली तस्वीर है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, साम्राज्य का विशाल व्यापार। इस घुटन भरी जिंदगी से निकलकर उस विशाल आर्थिक मशीन की तरफ देखते हैं जो इस 10 लाख की आबादी वाले असंभव शहर की सांसें चला रही थी। बिना बिजली या आज जैसी तकनीक के रोम ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका उदाहरण अगले 1500 सालों तक नहीं मिलने वाला था। 1 मिलियन लोगों को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? अनाज। रोम का प्रशासन अपने लगभग 2 लाख नागरिकों को हर महीने 35 किलो कच्चा अनाज मुफ्त बांटता था। इस सिस्टम को अनोना कहते थे। ये कोई समाज सेवा नहीं थी, बल्कि शहर को भूखमरिया और दंगों से बचाने की सबसे बड़ी, सबसे असरदार तकनीक थी। ये अनाज इस शहर की रगों में खून की तरह दौड़ता था। और ये चीज ट्रैजन के बाजार को बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है। जिसे दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल कहा जा सकता है, वो 6 मंजिलों में फैला एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। यहाँ स्पेन का ऑलिव ऑयल, नॉर्थ अफ्रीका की गैरम नाम की फिश सॉस, चाइना से सिल्क रूट के जरिए आया रेशम और भारत की काली मिर्च बिकती थी। ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये पूरी दुनिया का धड़कता हुआ व्यापारिक केंद्र था। इस विशाल भीड़ को साफ और जिंदा रखने के लिए एक और चीज चाहिए थी, पानी। और यहाँ रोम की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार सामने आता है। बिना किसी पंप के, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सहारे 11 एक्वेडक्ट्स हर रोज लगभग 300 मिलियन गैलन पानी शहर में लाते थे। 300 मिलियन गैलन। आज का आधुनिक न्यूयॉर्क शहर भी पर पर्सन इसका लगभग आधा पानी ही इस्तेमाल करता है।
भाग 3 रक्त, रेत और खेल। यहां से कहानी थोड़ी डार्क हो जाती है क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं फ्लेवियन एम्फीथिएटर में, मौत के खौफनाक त्योहार में। इस रोम की इस बेजोड़ इंजीनियरिंग और व्यापार के ठीक बीच एक और बिल्कुल अलग सच्चाई खड़ी थी। जिसे आज हम कॉलिसियम कहते हैं, वो असल में वही फ्लेवियन एम्फीथिएटर था जहां मौत किसी उत्सव की तरह मनाई जाती थी। यहाँ 50,000 लोगों के बैठने की जगह थी और आने की कीमत लगभग 0। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक निथु राजनीति थी, पानेमिट सर्कंसिस, यानी रोटी और खेल। भीड़ का पेट भरा रखो और उन्हें खूनी खेलों में उलझाए रखो ताकि वो बगावत ना करें। ये मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सम्राट के जिंदा रहने की सबसे बड़ी गारंटी थी। आइए देखते हैं कि एक दिन के खेल का ग्राफ आगे कैसे बढ़ता था। खेल आम तरीके से शुरू नहीं होते थे। रातों रात मैदान में असली जंगल का सेट खड़ा कर दिया जाता था। सुबह होते ही विदेशी जानवरों का शिकार शुरू होता। भारी दोपहरी आते आते अपराधियों और युद्धबंदियों को दर्दनाक मौत दी जाती और उसके बाद शुरू होते थे पेशेवर ग्लैडिएटर्स के बीच खूनी मुकाबले। ये किसी सड़क छाप लड़ाई जैसा नहीं था, बल्कि खून से सनी हुई एक हाईली कोरियोग्राफ्ड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थी। और इन खेलों का स्केल कितना बड़ा और खौफनाक था। सम्राट ट्रेजन ने जब अपनी एक बड़ी जीत का जश्न मनाया तो लगातार 123 दिनों तक खेल आयोजित किए गए। इस एक जश्न के दौरान 11,000 एग्जॉटिक जानवरों को कत्ल किया गया। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए नहीं था, ये रोम की उस विशाल ताकत का प्रदर्शन था कि वो दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी लाकर यहां मार सकते हैं। भाग 4 देवता, रहस्य और आग। कोलोसियम के शोर से दूर, शहर की धुएं से भरी अंधेरी गलियों में रोम का असली और थोड़ा रहस्यमयी जीवन बसता था। एंशिएंट रोम का आत्मिक और धार्मिक जीवन आज के दौर जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां फेथ या श्रद्धा का बड़ा रोल होता है। वहां धर्म पूरी तरह से लेन देन पर टिका था। उनका बेसिक रूल था डूअर उद्देश्य, जिसका मतलब है मैं इसलिए देता हूं ताकि तुम मुझे दो। बिल्कुल किसी स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। बलि के जानवरों के ऑर्गन्स पढ़कर फैसले होते थे और इस कोल्ड सरकारी धर्म से हटकर जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में मित्रस जैसे रहस्यमयी अंडरग्राउंड कल्ट्स चलते थे, जो आम लोगों को वही आत्मिक शांति और मुक्ति देने का वादा करते थे जो उनका सिस्टम नहीं दे पाता था। और जैसे ही सूरज ढलता था, एक नया जिंदा खौफ बाहर निकल आता था, आग का खौफ। रोम की इन तंग गलियों में रात के वक्त घुप अंधेरा होता था। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं, सिर्फ लकड़ी के ठुसे हुए घर और खुली आग वाले तेल के दिए। रोम के 7,000 विगिलिस यानी नाइट वॉचमैन हर रात इस खतरे से लड़ते थे। सुबूरा जैसे स्लम्स में रहने वालों के लिए सवाल ये नहीं था कि क्या आग लगेगी, सवाल ये था कि कब लगेगी। वो एक सफोकेटिंग डर था। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि इन तमाम परेशानियों और मौत के खतरों के बीच प्राचीन रोम के लोग बिल्कुल हमारे जैसे थे। उदाहरण के लिए उनकी दीवारों पर लिखी एक छोटी सी एंशिएंट ग्राफिटी आज भी पढ़ने को मिलती है। मैं दुनिया भर के सोने के बदले भी अपने पति को नहीं बेचना चाहती। ये छोटी सी लाइन हमें एहसास दिलाती है कि उस शोर, गंदगी और भय के माहौल में भी लोग डीपली प्यार करते थे, रोते थे और कल के लिए उम्मीद रखते थे। भाग 5 अनंत शहर का अंत। एक मेलनकॉलिक सच की तरफ बढ़ते हुए हमारे सफर का क्लाइमैक्स पूरी दुनिया के मूल केंद्र में। जब कोई इंसान रोम के दिल यानी फोरम रोमनम के ठीक बीच खड़ा होता तो चारों तरफ विशाल संगमरमर के मंदिर और बेसाब भीड़ नजर आती थी। यहां खड़े होकर हर किसी के दिल में एक सुप्रीम एरोगेंस, एक गुरूर होता था। रोमा इन्विक्टा, कभी ना हारने वाला रोम। लोगों को लगता था कि ये इटर्नल सिटी है। युग गुजर जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, लेकिन चाहे जो हो जाए रोम हमेशा ऐसे ही अजय खड़ा रहेगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि यह हमेशा खड़े रहने का एहसास एक बहुत ही बड़ा छलावा था। यहां से ठीक 300 साल बाद विजिगॉट्स रोम की छाती पर चढ़कर इस शहर को तबाह कर देंगे। 400 साल बाद पश्चिमी साम्राज्य का आखिरी सम्राट गिर जाएगा और 500 साल बाद ये ग्रैंड फोरम रोमानम, जिसे हमेशा आबाद रहना था, जहां से दुनिया चलती थी, वो एक गाय चराने के मैदान में तब्दील हो जाएगा। रोम की सारी महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी रोम पूरी तरह से मरा नहीं। अपनी मौत के बाद भी इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी आधुनिक दुनिया का आधार है।
उनका बनाया वॉल्टेड कंक्रीट 2000 साल बाद आज भी मजबूत है। उनकी लंबी पक्की सड़कें, ग्रेविटी से चलने वाले एक्वेडक्ट्स और मूलभूत लीगल कोड्स, ये सब उस शहर की जिंदा महत्वाकांक्षा का सबूत हैं, जिसने अपने ही अंत को मात देकर हमारे आज को आकार दिया। रोम की इस विशाल कहानी को समझने के बाद एक बेहद गहरा सवाल पैदा होता है। आज हम आधुनिक काल में रोम की इसी छाया में खड़े हैं, लेकिन जब आने वाले वक्त में युग बीत जाएंगे, तब हमारे आज की ये आधुनिक साम्राज्य और ये विशाल शहर आने वाली सदियों के लिए आखिर क्या विरासत छोड़कर जाएंगे? एक समय में जिसे अनंत माना जाता था, वो भी मिट्टी हो गया। तो क्या कभी कुछ भी वाकई हमेशा के लिए बनाया जा सकता है?